हमारी आम जिंदगी में हमारे मामलात होते हैं बहुत सारे, हमें अपने राइट्स का नहीं पता। रूल्स लिटिगेशन के हमारे मुल्क की अदालतों ने हमारे ऊपर नहीं लगाए तो हम फ्री फील करते हैं, जिससे छोटे मोटी चीज पे हम नाराज हुए अदालत में क्लेम दाखिल कर देते हैं। लोग घबराते हैं सबसे पहले तो पुलिस के पास जाने में कि हम पुलिस के पास जाएंगे, उल्टा ये पुलिस हमें ही मुजरिम बना देगी। हमारे यहाँ एक जिद आ जाती है कि नहीं नहीं, इसको अब अलहदगी हुई है, इसको तो तंग करना है, इसको जलील ख्वार करना है। आम बंदा अभी कोर्ट गया तो वकला हजरात भी कहीं ना कहीं उनको तंग करते हैं। आपके झगड़ों से, कारोबारी झगड़ों से आपने पूरा साइकिल डैमेज कर दिया। आपका तो फिर ये घर का काम हो गया ना, फिर ये तो सब के सब ही इसमें इन्वॉल्व है माशाल्लाह से। मैं आज आपके सामने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ। 90% उसमें झूठ कंप्लेंट खुद मिक्स करता है। हमारा काम तंग करना नहीं है, हमारा काम है सच को सामने लाना। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा काम की जो इन्फॉर्मेशन है, बातें हैं, जो आप लोगों के दिल के सवालात हैं, जो अदालतों को लेके जो आप लोगों का कोई भी इशू हो जाता है तो आप लोग अदालत जाने से घबराते हैं, डरते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो आज हमने अपने एक बहुत ही ख़ास मेहमान यहाँ बुलाए हुए हैं, सरफराज अली मेतलो, बैरिस्टर साहब। सर वेलकम हमारे शो पे आपका, और बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। थैंक यू बाबर भाई, आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, दोस्तों को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात हैं उनके बारे में जवाब देने का। सवालात बहुत है हमारे लोगों को बहुत मतलब मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मैं अवाम की तरफ से आपसे सारे सवाल करूंगा आज कि जब भी, पहले तो ये बताएं, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप कि आपकी क्या जर्नी रही यहाँ तक आने में। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अली मेतलो है। ठीक है। मैं बैरिस्टर हूँ ठीक है। और इस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची का सेक्रेटरी हूँ माशाल्लाह। और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। 2006 से प्रैक्टिस में हूँ माशाल्लाह। तो आपके सामने हूँ। मुझे तकरीबन कमोबेश 18 साल होने को आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो आपकी फैमिली में तो मेरे ख्याल से और भी काफी सारे लोग मेरे वालिद भी इसी प्रोफेशन से 1973 से वाबस्ता है माशाल्लाह, और मेरे 4 भाई और भी वकील हैं। मेरी माशाल्लाह, वाइफ भी बैरिस्टर है माशाल्लाह, और मेरी एक सिस्टर जज है। तो माशाल्लाह। बाकी भी कजन्स अंकल्स बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक है इस प्रोफेशन से। मतलब आपका तो फिर ये घर का काम हो गया ना, फिर ये तो सब के सब ही इसमें इन्वॉल्व है माशाल्लाह से। जब मगर एक आम इंसान जो है, जैसे मैं हुआ, मेरी कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं पता कि हम जब सिटी कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ जाएंगे, हमारी आम जिंदगी में हमारे मामलात होते हैं बहुत सारे, हमें अपने राइट्स का नहीं पता। तो उसके बारे में आप क्या, आवाम को जैसे कोई इशू हो जाता है, हमें अपने कहीं जिंदगी में ऐसे मामलात हो गए, हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया, हमारी पेमेंट कहीं फंस गई, हमें और कहीं 10 जगहों पे हमारा कहीं झगड़ा हो गया, अब लोग घबराते हैं सबसे पहले तो पुलिस के पास जाने में कि हम पुलिस के पास जाएंगे, उल्टा ये पुलिस हमें ही मुजरिम बना देगी। ये एक आम जो आवाम का सवाल है वो ये है कि हम लोग सिक्योर फील नहीं करते। दूसरी चीज, अगर हम पहुंच ही जाएं किसी तरह से कोर्ट, तो अगर मिसाल के तौर पे हमारे 2 लाख कहीं फंसे हुए हैं तो 5 लाख रुपए हमारे वहां कोर्ट में जाते जाते और रहते रहते ही खर्च हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं यार छोड़ दो, 2 लाख रुपए माफ कर दो, यहाँ मत जाओ। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर भाई आपको बताऊंगा कि हमारी कोर्टें दुनिया में, जी। जो भी महज़ब दुनिया है, उसमें मोस्ट एक्सेसिबल कोर्टें हैं। अच्छा। आप पाकिस्तान की अदालतों को इंग्लिस्तान की अदालतों के साथ ले लें। अच्छा। आप इंग्लिस्तान में इतना आसानी से अदालत में नहीं जा सकते जितने आसानी से पाकिस्तान में जा सकते हैं। अच्छा। वजह, दुनिया में डिस्करेज किया जाता है अदालतों में जाने से। एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल तय पाया गया है कि अगर किसी की दावा किसी के खिलाफ होगी तो सबसे पहले वो उससे अपनी दावा एक कागजी खत के जरिए उसको कम्युनिकेट करेगा कि मेरे तेरी तरफ ये दावा है, इसको सेटिस्फाई करो। सही है। उस दावा का जवाब कैसा आता है, क्या आता है, उसके बाद अगर वो मुतमईन नहीं है उस जवाब से, सही है। तो वो अदालत जाता है। अदालत जाने के वक्त उससे लिटिगेशन की कॉस्ट की इंश्योरेंस मांगी जाती है कि अगर आपने ये केस कर दिया और आपका क्लेम हार जाते हैं आप, और कल दूसरी साइड की कॉस्ट जो आती है वो आप भर के देंगे, तो जैसे ही आप क्लेम प्रेजेंट करते हैं तो एक वहां पे अंडर राइटर होता है जो आपके क्लेम को असेस करता है। आप उसको एक प्रीमियम देते हैं
और उस प्रीमियम के बाद आपका क्लेम कोर्ट एंटरटेन करती है, फिर आपके पास कोर्ट फी देनी होती है जो एड वैलोरम है। जितना बड़ा क्लेम उतनी ज्यादा कोर्ट फी। पाकिस्तान में सब कुछ नहीं है। अच्छा। आप जब चाहे जिसके खिलाफ आपका मिजाज बदल जाए आप उठ के कोर्ट चले जाते हैं, 15,000 रुपए की आपने कोर्ट फी दी, सही। कोई इंश्योरेंस कोई शेयर नहीं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो मुआशरा सुलह पसंद होता है उसकी टेंडेंसी कम हो। सुलह पसंद इंसान क्यों होता है? इंसान बुनियादी तौर पे एनिमल है। उस एनिमल को सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए सोशल एनिमल कहा जाता है। सोसाइटी में वो रह रहा है। जब सोशल नॉर्म्स आपको आपकी चीजों का पाबंद नहीं करती तो आपका एनिमल इंस्टिंक्ट परवान चढ़ता है। जो आपका सोशल इंस्टिंक्ट है वो आपका सबड्यू हो जाता है। जो कि ये सारे रूल्स लिटिगेशन के हमारे मुल्क की अदालतों ने हमारे ऊपर नहीं लगाए, तो हम फ्री फील करते हैं। जिससे छोटे मोटी चीज पे हम नाराज हुए अदालत में क्लेम दाखिल कर देते हैं, एग्रीमेंट हुई अदालत में क्लेम दाखिल कर देते हैं। ऐसा नहीं है दुनिया में। सही। दुनिया में आपको इसकी तरजीह दी जाती है कि आप अदालतों में ना जाएं, आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करें, अपने आप एक दूसरे से बात करें, मामले को सुलझाएं। 20-19 तो क्या मैं कहता हूँ 40-60 पे सुलझा देते हैं। अच्छा। अगर मेरा चूंकि एक्सपोजर रहा है, इंटरनेशनल लिटिगेशन से भी रहा है, कमर्शियल वर्क से भी रहा है, मैंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे आर्बिट्रेशन मैंने कंडक्ट भी करवाई हैं, तो मुझे पता होता है कि जब अगर किसी का हमें 1 लाख का नोटिस आता है, $1,00,000 का नोटिस आता है और जवाबन हम उससे 10,000 भी ऑफर कर देते हैं, तो ये 1/10 है। वो आगे से असेस करके हमारा क्लेम का जवाब 10,000 की जगह पे वो कहता है चलो हमें 25 दे दो। मतलब वो क्लेम 1 लाख से जब एकदम रिड्यूस होकर वो इतनी रीजनेबलनेस पे आ जाता है कि आप 25 दे दो। यहाँ से फिर आप असेस करके कहते नहीं 25 नहीं, आप 15 ले लो। वो 15 और 20 के दरमियान कहीं सेटल हो जाता है 1 लाख वाला क्लेम। मैंने खुद अभी रिसेंटली एक क्लेम 3.5 लाख पाउंड का, मेरा ख्याल है 22,000 पाउंड में सेटल करवाया है। अच्छा। और इंग्लैंड में वो में एक नोटिस आया कि आपके क्लाइंट ने हमारे जो इन्फ्रिंज किया है ट्रेडमार्क और एक प्रोडक्ट बनाई है जिसका जो लोगो है वो हमारे प्रोडक्ट के लोगो से मिलता है, लिहाजा हमने उनको बताया कि हाँ ठीक है आपका लोगो हमने इस्तेमाल कर लिया गलती से, हमें नहीं पता था, लेकिन हमने कोई इससे प्रॉफिट नहीं बनाया। सही है। जब हमने उनको अपनी बुक्स एक्सप्लेन की तो उन्होंने वो फोरगो कर दिया, पूरे का पूरा क्लेम। उन्होंने कहा हमने एज अ टोकन, उन्होंने कहा हमें एज अ टोकन कुछ पे करें ताकि हमारी जो अपने इंटरनल का बात है वो ठीक हो जाए। तो हमने उनको एक टोकन छोटा सा अमाउंट पे किया। इसी तरह से एक और क्लेम। तो कहने का मकसद ये है सुलह पसंद माशरा, कि आप दूसरे से अपने हमारी सेल्स को असेस करते हुए, उसने कहा कि आपने फर्ज करें 3.5-4 लाख पाउंड का सामान बेचा है तो 3.5 लाख रुपए इसकी कॉस्ट को काट के हमारा प्रॉफिट बनता था हमारी दुकान पे। सही। हमने उनको एक्सप्लेन किया आपकी दुकान चूंकि पुरानी है, एक ब्रांड है, चल रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स कम है। हम चूंकि एक नया ब्रांड है, हमारे ओवरहेड्स ज्यादा हैं, तो जितने वो 3.5 लाख आपने प्रॉफिट कर रहे होते हैं वो हमने वो ओवरहेड्स में लगा दिए हैं, लिहाजा हमने कोई प्रॉफिट नहीं किया। तो उसने वो बात हमारी मान ली। हमने जब उसको एक्सप्लेन किया डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये होता है सुलह पसंद माशरा। हमारे यहाँ अगर कोई आपको कहे कि यार ये मेरा नुकसान हो गया है, आपके साथ मेरा, हम कहेंगे हम नहीं मानते, नुकसान हुआ है फायदा हुआ है, मेरे साथ तो तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। दुनिया ऐसे नहीं चलती। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, तो हम इल्जाम दे रहे होते हैं, इमेजिनेशन कर रहे होते हैं कि यूरोप में ऐसा हो रहा होगा, फला मुल्क में तो ऐसा हो रहा होगा, फला मुल्क में तो ऐसा है नहीं। वहां पे कॉस्ट प्रोहिबिटिव कहलाती है। प्रोहिबिटिव लफ्ज होता है कि मना करने वाला, आपके ऊपर इतने ज्यादा खर्चे हैं कि मना हो जाती है, लिटिगेशन करता ही कोई नहीं है। अच्छा, तो लोग उसे अवॉइड करते हैं। यहाँ पे भी ये करना चाहिए, सुलह करनी चाहिए। कोई डेफिनेटिव हार जीत सही गलत जवाब नहीं होता। ये दीवानी मामलात जो है ये तो है ही कारोबारी मामलात। आपने चलो इस कॉन्ट्रैक्ट से 2 पैसे नहीं कमाए या 2 पैसे आपका लॉस हो गया, आप आगे बढ़े एक और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर पैसे कमाने की सलाहियत है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करते? इसको क्यों चपक के बैठ गए 20 सालों के लिए? इन चीजों को देखना चाहिए। जिंदगी में झगड़े कम और हरकत हलचल ज्यादा होनी चाहिए, एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। एक्टिविटी से बरकत आती है, झगड़ों से नहीं आती। झगड़ों से टाइम आपका वेस्ट, झगड़ों से खुद का टाइम वेस्ट किया आपने, दूसरे का वेस्ट किया, मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी को आपने डैमेज किया। जाहिर आप दोनों अगर अपने अपने स्फेयर में कारोबार करते तो टैक्स भी पे करते, एक वो 2 मुलाजिम भी रखते, एक साइकिल चल पड़े।
हाँ, वो तो पूरा साइकिल डैमेज होता है। आपके झगड़ों से, कारोबारी झगड़ों से आपने पूरा साइकिल डैमेज कर दिया। लिहाजा सुलह पसंद बने। मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम शहरियों से ये एक मशवरा है उनको कि देखिए, हमारा तो प्रोफेशन है, आप लोगों के झगड़े होंगे, हमारी फीसें बनेगी, लेकिन एक सोशल सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते मैं ये मशवरा देता हूं कि अगर आपका क्लेम आप समझते हैं कि मैं राइटफुली 100 रुपए का हकदार हूं, और अगर आपको सुलह के नतीजे में 55 रुपए मिल रहे हैं, ले लें। अच्छा। क्योंकि ये 100 रुपए को, 55 को 100 करते करते आपने 10 साल लगा देने हैं। उससे आपकी एनर्जी वेस्ट हुई, आपका सुकून और करार वेस्ट हुआ, दूसरे का आपने वेस्ट किया। ये 50 रुपए 100 रुपए बनने में इतनी देर नहीं लगाएंगे जितनी देर में आप ये फैसला कराएंगे कि ये 50 थे या 100 रुपए थे। लिहाजा झगड़े खत्म करें, आगे बढ़े। ताल्लुक भी आपने खो दिया, ताल्लुक भी खो दिया, बिल्कुल ऐसा। ताल्लुकात जिंदगी में बड़े अहम होते हैं, वो भी आप बचाएं और कारोबार को भी आगे बढ़ाएं। अच्छा सरफराज भाई, आपकी माशाल्लाह एक एसोसिएशन है बहुत बड़ी, और उस हवाले से आप क्या इकदामात करना चाहते हैं, उसके अंदर क्या सुधार लाना चाहते हैं चीजों के अंदर, वो जरा थोड़ा सा बताएं हमें। बाबर भाई देखें, हमारी बार एसोसिएशन जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसी तरह से कराची बार एसोसिएशन है, ये वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मैंडेट अपने मेंबरान की वेलफेयर करना है, और उसके बाद अपने जो सोसाइटी की वेलफेयर है या उसके जो रूल ऑफ लॉ के इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करना है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये वॉलंटरी फॉर वेलफेयर ऑफ ओन मेंबर्स है। हमारे हाई कोर्ट बार के प्रीडोमिनेंटली 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें वकला के लिए घर बनाना, उनके लिए दफातर बनाना, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना, उनके लिए तालीम का बंदोबस्त करना, उनके स्टाइपेंड्स देना, उनकी हेल्थ का बंदोबस्त करना, बाहमी बरादराना माहौल पैदा करना, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी है तो उस फ्रेटर्नल एटमॉस्फेयर को बहाल करना, बरकरार रखना, ये हमारे बुनियादी मकासद हैं। फिर रूल ऑफ लॉ हमारे ऊपर आता है, कहीं आइन और कानून की वायलेशन हो रही हो तो उसके लिए बार एज एन बॉडी आवाज उठाए। ये हमारे अगराज और मकासद हैं। पिछले कई दहाइयों से, 1-2 साल से नहीं, कई दहाइयों से हमारी बार डिसओरिएंट हुई है। हमारी बार की जो डायरेक्शन है, हमारे बजाय कि अपने मेंबरान की वेलफेयर हो, हमने एक सियासी फरीक का फर्ज निभाया है, जो ना हमारा ऑब्जेक्टिव है और न हमारे मेंबरान के मफाद में है। वो हमारा काम है कि वकला की तालीम पे तवज्जो दें, उनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो दें। हमारा काम है कि वकला की वेलफेयर हो, उनके अगर फर्ज करें अस्पताल उनके लिए कोई कायम हो, उनके लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी कायम हो। जब ये इस बार एसोसिएशन बनी थी, उस वक्त इनके जो फाउंडर मेंबर्स थे, उन्होंने इन्हीं इश्यूज पे काम किया। मिसाल के तौर पे शरफ फरीदी साहब हमारे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, अल्लाह ताला उनको बारह जन्नत में जगह दे। उनका 1991-92 में इंतकाल हो गया था। उन्होंने आते ही एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई। दूसरा जो उनके लिए मुझे बताया जाता है कि वो वकला की वेलफेयर करते थे, उनको रोजगार की फराहमी में उनकी मदद करते थे। ज़ाहिर है मेरे प्रोफेशन से आने से पहले ही उनका इस दुनिया से जाना हो गया है, लेकिन उस दौर के लोग या उनके जो साथ काम करने वाले लोग अभी वो मेरे साथ हैं। वो मुझे बताते हैं कि इन लोगों ने कैसे वकला की मदद की, इस बार एसोसिएशन की, अपनी बरादरी की कैसे वेलफेयर की। मेरा वही एजेंडा है। मैं कोशिश कर भी रहा हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से हम कोई अस्पताल कायम करें, कोई हाउसिंग सोसाइटी ले आए, कोई इसी तरह से वकला के लिए रोजगार का बंदोबस्त करें। उसी तसलसल में हमने एक हाई कोर्ट में लीगल रिटेनरशिप्स के लिए एक पिटिशन फाइल की है, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कंपनीज हैं, वो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कम से कम वो एक वकील लीगल रिटेनरशिप पे पार्ट टाइम एंगेज करें, ताकि उनको वकला की रेगुलर इनकम भी हो और वो जो कंपनियां हैं वो भी अपने मामला कानून के मुताबिक सर अंजाम दे सकें। सर अंजाम दे सके। तो एक आम बंदे को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जिसको बिल्कुल एक तो आपने अच्छा एक बात कर दी कि भाई सुलह का रास्ता लें, अब उसके पास सुलह का रास्ता नहीं रहता। अच्छा, एक चीज मैंने बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं, लोग आजकल मैं देखता हूँ लोग डाइवोर्स की तरफ बहुत जाते हैं, तो इसका आपको क्या लगता है, क्या वजह है, लोग क्यों डाइवोर्स की तरफ इतना ज्यादा जा रहे हैं, क्यों रुझान बढ़ रहा है ये? देखिए, ये एक समाजी मसाला है। इसका वकला या कानून के पेशे से कोई डायरेक्ट लिंक या ताल्लुक नहीं है। सिंपली ये है कि क्योंकि ये मामला अदालतों के थ्रू से अंजाम दिया जाता है तो हमारा उसमें रोल आ जाता है। अदरवाइज
मियाँ बीवी की आपस में एक खलिश या डिसएग्रीमेंट का नतीजा है कि वो एक ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं। डाइवोर्स इस्लाम में जायज है, उसके कुछ वजूहात होती हैं। वो वजूहात ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अल्लाह और उसके रसूल के तय करदा उसूलों के मुताबिक अगर जिंदगी बसर नहीं कर सकते तो एक दूसरे से हसन तरीके से अलहदगी अख्तियार कर देनी चाहिए। सही। और इसमें अगर बच्चे हैं जी, वही मैं उससे तो वालदैन को, जो मियाँ बीवी एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, उनको बच्चों के मुस्तकबल का ख्याल करना चाहिए। बिलखुसूस वालिद के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों की मेंटेनेंस वगैरह करे। और मैं ये कहता हूँ कि अगर माँ शादी नहीं कर लेती तो बच्चे अक्सर माँ से के साथ ही रहते हैं। वालिद चूंकि घर के बाहर रहता है रोजगार के वजह से या किसी और मसाइल से, उसकी ज्यादातर हमारे सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है उसमें यही होता है कि वालिद घर के बाहर होता है, माँ घर के अंदर होती है, और बच्चे अगर छोटे हैं तो वो माँ के साथ ही ज्यादा महफूज खुद को महसूस करते हैं। तो उस पे हमारे यहाँ एक जिद आ जाती है कि नहीं नहीं, इसको अब अलहदगी हुई है, इसको तो तंग करना है, इसको जलील ख्वार करना है। देखें, जलील ख्वार खाली एक फरीक नहीं होता, दोनों ही होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आप अगर दूसरे को जलील करने जाएंगे, आपकी खुद की इज्जत भी महफूज नहीं रहती, आप दोनों ही जलील हो जाते हैं। लिहाजा दोनों को एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपने शादी की, कोई भी वजूहत, कोई देखें, जब लोग शादी करते हैं, मैं इस चीज का मैं कहता हूँ लोगों को, देखें, तलाक के लिए कोई शादी नहीं करता, न लड़की न लड़का कि मैं शादी करता हूँ 8 दिन के बाद मेरे से तलाक है, ऐसा नहीं होता। न लड़का ऐसा करता है, न लड़की ऐसा करता है। कोई हजारों में कोई एक आधा केस आपके सामने आएगा, जो हजारों तलाकों के केस आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो शायद एक आधा आपको ऐसा स्कैम वाला केस नजर आए। लेकिन जो कि परसेंटेज वाइज, तलाक के परसेंटेज वाइज 0.01% भी नहीं बन, 0.001% बनता है 1000 में एक, 1% की 10वीं हिस्सा। लेकिन अक्सरियत जो है वो मिजाज के न मिलने की वजह से, रंजिशों की वजह से, या अपने अंदरूनी या बैरूनी हालात की वजह से ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। और ये रिश्ता तोड़ना कोई छोटा फैसला किसी फरीक के लिए नहीं, बड़े फैसले होते हैं। बड़े फैसले। लिहाजा मैं ये कहता हूँ, अगर ऐसा फैसला खुदा ना खास्ता कहीं आप पहुंच जाते हैं इसी नहज पे, तो ले लें, कोई उसमें मजा का, इसलिए कि इस्लाम ने जायज ही इसीलिए किया है कि ऐसे सूरत हालात पैदा हो सकते हैं कि ताल्लुक तोड़ना पड़े। लेकिन उस तोड़ने के बावजूद एक दूसरे की इज्जत का ताल्लुक न खराब करें, एक दूसरे का लिहाज करें। बेशक आप समझते हैं कि दूसरा फरीक मेरे साथ ज्यादती भी कर रहा है ना, अपनी इज्जत के लिए उसके साथ आप दरगुजर करें कि यार इसको मैं जलील करूंगा, मेरी इज्जत भी खराब होगी। लिहाजा, और बिलखुसूस मैं इस पे एम्फसाइज करता हूँ, जहाँ बच्चे हों और बच्चे छोटे हों, वहां पे तो बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए। तलाक के बाद भी आप एक दूसरे की इतनी इज्जत करें जितनी तलाक से पहले करते थे, ताकि बच्चे ये इंप्रेशन या डिप्रेशन ना लें। अच्छा, इसमें अक्सर ये सवाल होता है कि जब मैं देखता हूँ कोर्ट में ये केस ही बहुत आते हैं कि बच्चे अगर बड़े हो गए तो वो क्या लिमिट है उनकी कि वो बाप के पास जाएंगे या माँ के पास जाएंगे? देखिए, 18 साल के बाद बच्चे खुद फैसला करें कहाँ जाना चाहते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले बच्चे तो फैसला नहीं कर सकते, लेकिन अदालतें वेलफेयर देखती हैं कि बच्चों के वेलफेयर कहाँ है। और मेरे हिसाब से इस्लाम ने भी इसीलिए औलाद के लिए माँ को ज्यादा एम्फसाइज किया है, क्योंकि माँ बच्चों से अटैच रहती है, बच्चे माँ के पास ही खुश रहते हैं, बाप उनसे वक्तन फक्तन मिलता रहे, ताकि समाज में उनको सिंगल पेरेंट का एहसास न हो। बाप का फर्ज है कि वो बच्चों को भुलाए नहीं, उनके पास जाता रहे, जब तक माँ दूसरी शादी नहीं करती। क्योंकि जब सौतेला बाप घर में आता है तो फिर हालात चेंज हो जाते हैं अलटुगेदर। उस वक्त फिर अदालतें भी इस पे गौर करने को तैयार होती हैं कि ये जो सौतेले बाप आया है, तो क्या अब बच्चे वालिद के पास बेहतर होंगे या माँ के पास बेहतर होंगे। तो ये उस वक्त कोर्टें फिर इसको एंटरटेन करती हैं, या फिर कहीं किसी एक फरीक के किरदार का कोई ऐसा मामला हो जिसकी वजह से अदालतें इस मामले पे पहुंचे कि ये इस बच्चों का किरदार इस तरह का है, तो बच्चे यहाँ पे इनका बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। सही। अच्छा, एक और सवाल है मुझे पुलिस को लेके, क्योंकि पुलिस काफी डायरेक्ट लिंक है इन मामला से, कि जब हमारे कोई भी मामलात ऐसे होते हैं और हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं अपना कोई भी केस रजिस्टर करवाने के लिए, तो हमें वहीं से ही सही ट्रीट नहीं किया जाता इस माशरे में, ज्यादातर मोर देन मेरे ख्याल में 80%।
सही ट्रीट नहीं किया जाता, और वहीं से कोई वो केस या तो गलत बना दिया जाता है, वो केस आगे जाता है, और जब वो अदालतों में पहुंचता है तो वो कुछ और मामलात हो जाते हैं सारे। तो हम किस तरह अपने राइट्स को महफूज रख सकते हैं, और क्योंकि हमारे अपने राइट्स में पता नहीं है, क्योंकि पुलिस तो हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमें देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हिसाब है। तो उस तरह एक आम बंदा किस तरह अपने आप को महफूज रखे इन चीजों से? बाबर भाई देखें, पुलिस हो, अदलिया हो, वकला हो, वो उसी मुआशरे का हिस्सा है जिसका आप और हम हैं, जी। और ये बाकी सारे लोग। अगर मुआशरा सच गो नहीं होगा, उसकी आप मुआशरे की जो बुनियाद है उसमें अगर आप सच के अलावा मिलावटें डालेंगे तो उसकी इमारत भी वैसी ही बनेगी। पुलिस के इसमें खाली पुलिस का कसूर नहीं है। पुलिस के बाद जितने भी केसेस बनते हैं, मैं ये आज आपके सामने एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देके जा रहा हूँ, 90% उसमें झूठ कंप्लेनेंट खुद मिक्स करता है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वो उसको, जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं या उसको जो मशवरा देने वाले हैं, वो इस चीज की इतला देते हैं, अगर ये सारी बातें तुम इसके अंदर नहीं डालोगे तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। फिर वो क्या करता है, वो सारी इवेंट्स जिसका जो एक्चुअली उस तरह उसके सामने या उन लोगों के सामने नहीं हुए होते, उनको वो गवाह बनाता है, कहता है कि ये सारे लोग मेरे साथ थे और ये सारी चीजें हुई है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, फिर जब आप इस तरह गलत बयानी का सहारा लेके अपने मुकदमे का बुनियाद रखेंगे, फिर जाहिर है अगली पार्टी भी उसी तरह से वो भी तैयार करेगी। उसी तरह से अपना करते। तो मुआशरे को आप सच को बना दें, अपने ईगो को, वेंजेंस को कम करें। ये क्यों सब कुछ होता है भाई? अगर छूट जाएगा सच बोलने से तो ठीक है, छूट देने, नहीं, वो हर सूरत में उसको सजा दिलाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारा जो ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमारा जो इंतकाम है वो ठंडा नहीं होगा। इंतकाम और अना, दोनों चीजों को अगर आप साइड पे करके बोलेंगे तो आपके शायद पुलिस में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। 90% मुकदमात जो हम आमतौर पे सवाए सीरियस क्राइम्स के दाखिल कर, मिसाल के तौर पर फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, स्कफलिंग हो जाती है, इस तरह की चीजें, उसमें अगर आप देखें, एक तरह किसी को कोई पागल हुआ है कि उठ के आगे हमसे लड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे उसके माहौल में बातें होंगी कि वो उससे इंस्टिगेट होगा। उन इन्वेस्टिगेशन से उसके अंदर, क्योंकि लड़ने वाला खुद मेरे हिसाब से उसको वो इतना तो अपने आसाब से मजबूर है ना कि वो लड़ता है। आप नहीं लड़ रहे, मैं नहीं लड़ रहा, अगर हम में से या हम जैसा कोई और या कोई और शख्स लड़ रहा है, इसका मकसद है वो आसाब उसके इतने स्ट्रेस में है, उसके माहौल ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है। ये सारे अगर आप एक दूसरे को देना कि ये सारे स्पेसेस, यार इसके प्रेशर होगा, ऐसे ही होगा, अब झगड़ा खुद ही उसको बख्श देंगे, यार तुम खुद ही, अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत कर दे तो सुधर जाओ, बस काफी है। सजा देने का, इंतकाम का वो आपके अंदर रहेगी नहीं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, ये बताएं, जब एक आम बंदा अभी कोर्ट गया तो वकला हजरात भी कहीं ना कहीं उनको तंग करते हैं? देखें, करना नहीं चाहिए, बिल्कुल तंग नहीं करना। हमारा काम तंग करना नहीं है, हमारा काम है सच को सामने लाना। बिल्कुल। और हमारा काम किसी की तस्दीक करना भी नहीं, जी। न विटनेस की, न कंप्लेनेंट की, न डिफेंडेंट की, किसी की नहीं है। हमारा काम मुआविन है, अदालत के वकील मुआविन है जी। कि उसके सामने सच और कानून सामने लाया जाए। हम कानून का मशवरा भी दें कि ये सारे हकायक जो आपके सामने आए हैं, ये फला कानून के तहत इनको जज किया जाए। कसवटी बताते हैं अदालत को कि इस डेटा को इस कसवटी पे तोलें, ये हमारा काम। फिर डेटा के बारे में ओपिनियन देना होता है अदालत को कि ये जो जितनी भी गवाहियां आपके सामने आई हैं, इसकी ये इवेल्युएशन है, इसमें इतने हकायक हैं, इसको इन चीजों को आप माने, इन चीजों को न माने। ये हमारा काम है। हमारा काम किसी की तस्दीक करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता हमारे अंदर कुछ ऐसे नए एलिमेंट्स जो कि या तो कम कारकर्दगी की वजह से या एक गलत ट्रेनिंग की वजह से ऐसे रवैये अख्तियार करते हैं जिससे लोगों की तस्दीक हो, मुनासिब नहीं है। अगर उनको भी, यही मेरे सारे हमारे प्रोफेशन के लोग हैं, मैं कहता हूँ कि देखें, इज्जत सबका हक है, छोटे से छोटे इंसान और बड़े से बड़े इंसान का भी इज्जत का हक है। बिल्कुल है। आप उसको इज्जत दें, बाकी अपने सलाहियतों को बरोकार लाते हुए
आप जितना सच सामने ला सकते हैं, जितनी कानून की कसौटी अदालत के सामने पेश कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। तो मैंने एक चीज़ ये भी बहुत देखी है, जब हम लोग मैं कभी जाता हूँ सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट, वहाँ जो लोअर स्टाफ है, जो जज साहब के अंडर काम कर रहा है, और वो उसका रवैया आम लोगों से बड़ा ही सख्त होता है। थोड़ा मैं देखा है, थोड़ा सा फिरौनी रवैया होता है उन लोगों के साथ, मैंने देखा है। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे उस रवैये? देखें, उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि लोगों की इज्जत करना सीखें, लोगों के साथ नरमी से पेश आएं। हाँ, लोगों के साथ आप जब तक एहसास नहीं पैदा करेंगे, तब तक माशरा सुधरेगा नहीं। वो लोगों के साथ सख्ती करते हैं, फिर लोग उनके साथ सख्ती करते हैं, फिर ये सख्तियों का एक्सचेंज चलता रहता है, और माशरे में से वो खूबसूरती, वो मोहब्बत और दिलचस्पी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। सरफराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतना ओपनली चीज़ों को डिस्कस किया, और आपसे तो वैसे ही हमेशा हमें सीखने को मिलता ही रहता है। तो जाते-जाते हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबको यही मैसेज है कि देखें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जी। और उसको जितना खूबसूरती से और खुशी से जी सकते हैं, खुद भी जिए, औरों को भी जीने का मौका दें। अपने ईगोज और अपनी जिद और अना को थोड़ा अगर कंट्रोल कर लें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इतने लंबे अरसे तक झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, ताल्लुक आसानी से नहीं, एक रिश्ता जोड़ने के लिए आपको साल हर साल एक दूसरे को एवेल्युएट करना पड़ता है, उसको भी बचाएं और अपने झगड़ों को कम करें, सुलह पसंद बने और सच वो बने। बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी बेहतरीन बातें की। भाई, मैंने काफ़ी लोगों को सरफराज भाई के अलावा भी इनवाइट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अवॉइड भी किया आने से कि यार हम इस तरह इतनी ओपन बातें हम कैसे करेंगे। लेकिन ये सरफराज भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने यहाँ पे आके इतना ओपनली चीज़ों को डिस्कस किया और टाइम भी दिया अपना। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म से, हमारे यूट्यूब से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। और भी अगर आप लोगों के कोई ऐसे सवाल होंगे जो आप लोग चाहते हैं कि हम कोई और सरफराज भाई के साथ प्रोग्राम करें, उसमें पूछें, तो इंशाल्लाह हम कोई और भी करेंगे। लेकिन इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।